तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए, इसके पहले के चैप्टर्स में हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या होता है, वो काम किस तरीके से करता है और उसके क्या फीचर्स होने चाहिए। तो वहाँ पर हमने देखा कि डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं उन्हें चुनने की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे खास होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में लीडर्स को चुन लेने के बाद वो जैसा चाहें वैसा वो कर सकते हैं, नहीं। उसके बाद बहुत सारे रूल्स होते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और भी बहुत तरह के सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको उन लीडर्स को फॉलो करना होता है और उसके दायरे में ही काम करना होता है। इसके अलावा दूसरी तरह की चीज़ों को करने के लिए भी उन्हें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना पड़ता है, अलग अलग ऑफिसर्स के साथ काम करना पड़ता है। और अगर किसी तरीके के डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं या फिर प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर ऑफिसेज होते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम जनरली पढ़ने वाले हैं उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में कि आखिर वो इंस्टीट्यूशन काम कैसे करते हैं गवर्नमेंट के साथ, उन लीडर्स के साथ जो कि चुन कर आते हैं। तो मेनली हमारा फोकस इस चैप्टर में इंस्टीट्यूशन के ऊपर रहेगा, यानी जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो गया, फिर आपका प्रेसिडेंट का ऑफिस हो गया, दूसरे ऑफिसेज हो गए, ये सभी काम कैसे करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, उसका डेमोक्रेसी में क्या योगदान होता है, दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ वो काम कैसे करता है, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर का पहला टॉपिक नंबर 5.1, हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। यानी कि अगर कोई बड़ी पॉलिसी डिसीजन है उसको लिया कैसे जाता है, गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है कि हमारी पॉलिसी इस टॉपिक के ऊपर क्या होगी। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है अ गवर्नमेंट ऑर्डर। तो आइए हम इसके टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि आखिर हमें ये समझाना क्या चाहता है। तो देखिए, तारीख है 13 अगस्त 1990। इस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया। इस तरह के एक ऑर्डर को कहा जाता है ऑफिस मेमोरेंडम। जैसा कि गवर्नमेंट के दूसरे ऑर्डर्स होते हैं, इस ऑर्डर का भी एक नंबर था और इस ऑर्डर को इसी नंबर से जाना जाता है जिसका नंबर है ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36012/13/90 EST। और इस मेमोरेंडम को पास करने की तारीख है 13/8/1990। और इस मेमोरेंडम के ऊपर सिग्नेचर किए हैं जॉइंट सेक्रेटरी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन में तैनात हैं। इन्होंने इस ऑर्डर को साइन किया है, जॉइंट सेक्रेटरी ने इस डिपार्टमेंट का। और ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ बहुत ही छोटा है, सिर्फ 1 पेज का है और ये किसी भी दूसरे सर्कुलर की तरह दिखता है, जैसा कि आपने फॉर एग्जांपल आपने अपने स्कूल में देखा होगा या फिर जनरल जितने भी ऑर्डर्स गवर्नमेंट द्वारा पास किए जाते हैं। तो देखिए, जो सरकार है वो रोजाना करीब सैकड़ों की संख्या में, 100-200 की संख्या में ऑर्डर्स इशू करती है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट मैटर्स के ऊपर, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर। लेकिन ये जो था ऑर्डर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और ये बहुत ही आगे एक तरीके से काओस क्रिएट किया इसने, क्योंकि ये एक तरीके से कंट्रोवर्शियल ऑर्डर था। तो देखिए, हम आगे ये देखने वाले हैं कि आखिर इस ऑर्डर को लिया कैसे गया और इसके बाद क्या हुआ। तो देखिए, हमारा मेन मुद्दा ये है कि किसी भी गवर्नमेंट में, यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसमें कोई भी फैसला लिया कैसे जाता है, इस चीज़ को हमें पढ़ना है और उसी के लिए हम एक एग्जाम्पल के रूप में इसे पढ़ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम यहाँ पर रखा गया है, इसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। मैं इसे नहीं पढ़ने वाला हूँ क्योंकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए, ये जो ऑर्डर आया था, ये जो मेमोरेंडम आया था, इसने अनाउंस किया एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी डिसीजन। ये क्या था, इसने कहा कि अब सरकार की जितनी भी पोस्ट होंगे, जितनी भी वैकेंसीज होंगी, उसमें 27% वैकेंसीज जो हैं वो अब रिजर्व कर दी जाएंगी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, यानी कि जिसे कि आज हम ओबीसी के नाम से भी जानते हैं और एसी-बीसी भी उससे कहा जाता है। इन सभी लोगों के लिए जो कि और ये सभी जो सीट्स होंगी, इसके लिए जो भी लोग फॉर्म फिलअप करने पाएंगे या फिर अप्लाई करने पाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करेंगे, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इसके पहले, यानी कि जब तक ये ऑर्डर आया, इस ऑर्डर के आने से पहले जो जॉब रिजर्वेशंस थे ये सिर्फ अवेलेबल थे आपको शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और इसके बाद अब एक तीसरा कैटेगरी जनरेट किया गया एसी-बीसी के रूप में। और
इसके अंदर जो इस बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं वही सिर्फ एलिजिबल होंगे इस 27% जो जॉब का कोटा है उसके लिए, और दूसरे लोग जो हैं इस पोस्ट के लिए compete नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, द डिसीजन मेकर। तो देखिए हमने पहले एक एग्जाम्पल देखा गवर्नमेंट ऑर्डर का, और अब हम देखते हैं कि आखिर जो डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं, कैसे काम करते हैं इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ सबसे पहला सवाल पूछा गया है, हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम, यानी इस मेमोरेंडम को इशू करने का डिसीजन किसने लिया। तो यहाँ पर आपको क्लियरली ये समझ में आया होगा कि ऐसा बड़ा डिसीजन तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने ले लिया जिसने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर की, यानी ऊपर हमने देखा कि जॉइंट सेक्रेटरी ने मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड पेंशंस का सिग्नेचर किया था। तो क्या उस आदमी ने इस पूरे डिसीजन को लिया था? नहीं, वो सिर्फ एक ऑफिसर था जो कि इस पूरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था जो कि दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस द्वारा, जिसका कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एक हिस्सा है। तो हम ऐसा गेस कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि ऐसा कोई बड़ा डिसीजन जो कि पूरे सोसाइटी को अफेक्ट करती है, पूरे एक तरीके से कंट्री को अफेक्ट करती है, वो ऐसा नहीं है कि कोई एक आम आदमी जाकर फैसला ले सकता है या किसी को भी आज मन किया वो जाकर फैसला ले सकता है। और ये बात हमें समझ में आएगी कि इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फंक्शनरीज, इन लोगों ने इस डिसीजन को लेने में एक तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। तो देखिए आपने पहले ही पिछले क्लासों में इन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था, और अब हम कुछ एक तरीके से मेन पॉइंट्स देखते हैं जो कि आपने पिछले क्लासेस में पढ़े थे। तो देखिए आप कंट्री के स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो प्रेसिडेंट जो होता है वो पूरे देश का हेड होता है, पूरे स्टेट का हेड होता है, और इंडिया में जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें सबसे हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास होता है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर होते हैं जिनके पास एक तरीके से वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, और वो एक तरीके से गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स हैं उनके पास होते हैं, वो सारे डिसीजंस लेते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स करते हैं, और एक तरीके से वो रियल रूलर होते हैं कंट्री के। और इसके बाद जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट जो है वो उसके दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास लोकसभा में मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी वो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर रह सकता है, प्राइम मिनिस्टर वो रह सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक तरीके से बेसिक चीज़ें हमने देखी, और हम ये समझ गए कि जितने भी बड़े पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर या फिर सरकार की मर्जी के बिना नहीं लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से जनता ने उन्हें ही रूल करने के लिए चुना है, और उनके अलावा ऐसा कैसे हो सकता है कि जब उन्हें रूल करने के लिए चुना गया है उनके अलावा कोई दूसरा आकर कोई फैसला ले ले। तो देखिए जो ऑफिस मेमोरेंडम आया वो एक तरीके से बहुत ही लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स या फिर बहुत ही एक लंबे प्रोसेस के बाद आया। ऐसा नहीं था कि आज गवर्नमेंट को इच्छा हुई कि हाँ जी हमें ये रूल अप्लाई करना है या फिर नया पॉलिसी बनाना है, और कल जाकर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अप्लाई कर दिया, नहीं। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर हम इस खास स्पेसिफिक टॉपिक की बात करें यानी जो रिजर्वेशन की बात थी, वो ऐसा नहीं था कि 1990 में अप्लाई हुआ तो वो 1990 में ही डिसीजन लिया गया कि हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बैठाया था 1979 में ही, यानी कि 11 साल पहले ही, और इस पूरे कमीशन को हेड कर रहे थे बीपी मंडल, और इसी वजह से इस मंडल को कहा जाता था मंडल कमीशन। तो देखिए इस कमीशन का काम क्या था, इस कमीशन को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि ये डिटरमाइन करे कि जितने भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं इंडिया में उनको कैसे पहचाना जाए, उनका जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, सोशल स्थिति है, उसको किस तरीके से सुधारा जाए, उसको किस तरीके से उनके लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है, इस चीज़ के ऊपर उनसे सुझाव मांगे गए थे मंडल कमीशन से। और जो कमीशन है उसने 1980 में ही रिकमेंडेशन प्रोवाइड करा दिए कि आपको ये सभी काम कर सकते हैं आप, तब जाकर इन सोसाइटी के लोगों की स्थिति जो है वो सुधरेगी। और इसमें से एक ऑप्शन था, वो था 27% गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन का, कि जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए आप 27% गवर्नमेंट जॉब्स में पोस्ट जो हैं वो एक तरीके से रिजर्व कर दें, ये एक ऑप्शन है। और ये जो रिपोर्ट है और रिकमेंडेशन है ये पार्लियामेंट में डिस्कस किए गए और काफ़ी जगहों पर डिस्कस किए गए।
तो देखिए एक तरीके से हम यहाँ पर ये समझे कि ऐसा नहीं था कि 1990 में वो डिसीजन हुआ तो उसके लिए फैसला 1990 में ही लिया गया था, नहीं, उसके लिए तैयारी काफ़ी सालों से चल रही थी, काफ़ी सालों से उस पर बातचीत चल रही थी, यानी 11 साल पहले इस पूरे प्रोसेस को शुरू किया गया था, पूरे प्रोसेस की शुरुआत की गई थी। और काफ़ी सालों तक बहुत सारे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे और जो पार्टीज़ थी उन्होंने उनकी ये डिमांड रही कि इस पूरे कमीशन के रिकमेंडेशन को अप्लाई किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। और जब लोकसभा इलेक्शन आया 1989 में, तो अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में जो जनता दल थी उसने एक तरीके से प्रॉमिस किया या फिर लोगों से वादा किया कि अगर वो पावर में आती है, यानी कि उसे वोट मिलने के बाद वो पावर में आती है, तो वो इस चीज़ को अप्लाई करेगी, इस कमीशन के रिपोर्ट को अप्लाई करेगी। और जब इसके बाद इलेक्शंस कंप्लीट हुए और उसके बाद जो जनता दल थी वो एक तरीके से सरकार बनाने में सफल रही, उसके पास एक तरीके से मेजोरिटी थी, तो उसके जो लीडर थे वीपी सिंह वो प्राइम मिनिस्टर बने। और इसके बाद बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए और उसके बाद जाकर इस पूरे रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। तो आइए हम उस पूरे प्रोसेस को एक तरीके से शॉर्ट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो जब एड्रेस कर रहे थे पार्लियामेंट को, तो वहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया कि जो ये गवर्नमेंट है वो इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहती है। इसके बाद 6 अगस्त 1990 को जो यूनियन कैबिनेट थी उसकी एक तरीके से मीटिंग हुई, वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि इस रिकमेंडेशन को अप्लाई किया जाएगा। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह, उन्होंने पार्लियामेंट को इस चीज़ के बारे में बताया, दोनों हाउसेस को बताया स्टेटमेंट के ज़रिए कि हम इस पॉलिसी को अप्लाई करने वाले हैं और इस डिसीजन को लेने वाले हैं। तो ये जो डिसीजन था कैबिनेट का, ये भेज दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को कि हाँ जी हमने ये फैसला लिया है, सरकार ने ये फैसला लिया है और आपको इस चीज़ को अब इम्प्लीमेंट करना है। तो जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया, एक ऑर्डर का निर्माण किया जो कि डिसीजन कैबिनेट का डिसीजन था उसके अनुसार, और मिनिस्टर जो थे उनका एक तरीके से अप्रूवल लिया कि हाँ जी ये हमने प्रारूप तैयार किया है कि ऐसा ऑर्डर होगा और आप चेक कर लीजिए कैबिनेट का ये ऑर्डर है, और मिनिस्टर से अप्रूवल लेकर उस चीज़ को भेज दिया गया इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक ऑफिसर ने साइन किया उस ऑर्डर को सरकार की तरफ से, यानी कि सरकार ये ऑर्डर पास करती है इस ऐसा कहकर एक ऑफिसर ने साइन किया। और इस तरीके से जो ऑर्डर था ऑफिस मेमोरेंडम, इसको लागू किया गया था अगस्त 13, 1990 में को। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस चला और किस तरीके से एक ऑर्डर को पास किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में आप किसी भी ऑर्डर को पास करने के लिए बस आपको मन किया और आपने जाकर ऑर्डर पास कर दिया, आप सरकार में आ चुके हैं, तो नहीं, वैसा नहीं है। आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, आपको एक ऑर्डर फॉलो करना होता है जिसके ज़रिए ही आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं और उसको फिर एक तरीके से कैंसिल भी किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए भी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जो कि किसी भी गलत प्रोसेस को एक तरीके से कैंसिल कर सकते हैं या फिर खारिज कर सकते हैं। तो देखिए अगले कुछ महीनों तक ये जो टॉपिक था ये बहुत ही डिबेटेड इशू था, बहुत ही ज़्यादा इस पर डिबेट हो रहा था, बातचीत हो रहा था। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स जो थे इस पर काफ़ी सारी चीज़ें निकाल रहे थे, पब्लिश कर रहे थे और इसके ऊपर काफ़ी सारे डिफरेंट व्यूज़ लोगों के सामने आ रहे थे और ओपिनियन सामने आ रहे थे। एक तरीके से इसके विरोध में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए गए और उन प्रोटेस्ट के विरोध में भी काउंटर प्रोटेस्ट किए गए और इसमें से कुछ जो थे वो बहुत ही वॉयलेंट थे। और इसके लिए जो लोग थे उन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट किया, क्योंकि ये जो ऑर्डर था ये हज़ारों की संख्या में जॉब्स अपॉर्चुनिटी को अफेक्ट करने वाला था और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको एक तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी थी वो कम होने वाली थी या फिर कमज़ोर होने वाली थी। कुछ लोगों का मानना ये था कि हमारे सोसाइटी में, यानी कि हमारे जो इंडिया है वहाँ पर इतने सालों तक डिफरेंट कास्ट जो हैं उनके खिलाफ इनइक्वालिटीज़ रहे हैं, उनके खिलाफ एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन रहा है, तो इस वजह से जॉब रिजर्वेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और उन्हें ये लगता था कि ये जो है उन कम्युनिटीज़ को एक तरीके से अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा, फेयर अपॉर्चुनिटी देगा, जिनको एक तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में अभी तक उतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है।
इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरे लोग का मानना ये था, दूसरे लोग ये फील कर रहे थे कि ये जो चीज़ है ये काफ़ी अनफेयर है, उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो है इक्वालिटी को एक तरीके से डिनाई करेगा और अपॉर्चुनिटी जो है उन सभी लोगों के पास बराबर नहीं होगा, क्योंकि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लोग नहीं हैं वो इस चीज़ इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करने पाएंगे, और वो लोग जो है उनको एक तरीके से जॉब डिनाई कर दिया जाएगा, और जो ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हैं वो एक तरीके से जॉब्स में नहीं आ पाएंगे। तो देखिए कुछ लोग जो थे उनका मानना ये था कि एक तरीके से लोगों के बीच में कास्ट फीलिंग को एक तरीके से मजबूत करेगा और नेशनल यूनिटी जो है उसे एक तरीके से कमज़ोर करेगा। तो देखिए इस चैप्टर में हम ये नहीं पढ़ने वाले हैं कि डिसीजन अच्छा था खराब था, ये डिसीजन होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं ताकि हम ये समझ सके कि जो बड़े डिसीजंस हैं, यानी सरकार कोई भी डिसीजन लेती है वो किस तरीके से लिया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट कंट्री में कैसे किया जाता है। तो देखिए इसके बाद अब बात आती है कि ये जो पूरा डिस्प्यूट चल रहा था कि ये सरकार ने सही किया या फिर गलत किया, इस डिस्प्यूट को सॉल्व किसने किया। तो यहाँ पर आप अब बीच में ला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, क्योंकि देखिए जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में हो, यानी डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बीच में हो, या फिर पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में हो, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उनके पास पावर्स होते हैं इस चीज़ के लिए। कुछ जो लोग थे और कुछ एसोसिएशंस थे, उन्होंने इस ऑर्डर के विरोध में बहुत सारे केसेस फाइल कर दिए कोर्ट्स में, और उन्होंने अपील किया कोर्ट को कि इस ऑर्डर को इनवैलिड करार दिया जाए और इसके इम्प्लीमेंटेशन को एक तरीके से रोक दिया जाए। तो इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट था उसने इन सभी केसेस को एक साथ बांध दिया और एक साथ एक केस बना दिया जिसका नाम था इंदिरा स्वाहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो देखिए इस केस को सॉल्व करने के लिए, यानी इस केस को सुनने के लिए, इसके दोनों पक्षों को सुनने के लिए और फैसला सुनाने के लिए 11 जजों की बेंच बैठी और दोनों पक्षों के आर्गूमेंट्स को सुना, और इसके बाद मेजॉरिटी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने 1992 में इस ऑर्डर को वैलिड करार दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस ऑर्डर को वैलिड करार दिया। और इसी समय में जो सुप्रीम कोर्ट थे उसने गवर्नमेंट को एक तरीके से ऑर्डर दिया कि वो अपने इस ऑर्डर को मॉडिफाई करे और ओरिजिनल जो ऑर्डर है उसको एक तरीके से चेंज करे। और जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने कहा कि जो लोग बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, उनको इस रिजर्वेशन से बाहर कर दिया जाए। और इसी के हिसाब से जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग था उसने एक नया ऑफिस मेमोरेंडम क्रिएट किया 1993 में सितंबर 8 को, और इस तरीके से जो ये डिस्प्यूट था ये एक तरीके से सॉल्व हुआ, ख़त्म हुआ, और इसके बाद इस पॉलिसी को तब से अपनाया जा रहा है। तो देखिए इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।